चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे माय डियर कि आज का ये जो प्रश्न आप देखिएगा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वही प्रश्न को हमने यहाँ पे लाया है। देखिए आपसे कितना बन पाता है। यह जो है एग्जाम में हुए प्रश्न है, समझ गए। तो देखिए आपसे कितना बनता है, कितना ही नहीं बनता है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। समझ गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन नहीं है आपको बताना है। तो डियर मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, आपके सामने में है। देखिए एक होता है आपका मैक्रो और एक होता है आपका माइक्रो। समझ गए, दोनों में अंतर समझिएगा। मैक्रो का मतलब होता है जिसको आपको भोजन के थ्रू ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, पोषण के जरिए ज़्यादा लेना पड़ता है। और माइक्रो वह होता है जिसको आपको भोजन के जरिए बहुत कम मात्रा में मिलता है और वह निचोड़ के बाद बहुत कम मात्रा में आपके पोषण से प्राप्त होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ये सब आपके भोजन में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, तभी तो शरीर मोटापन हो जाता है फैट बढ़ने से। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, चीनी वगैरह जो होता है, इस सब से कार्बोहाइड्रेट चावल वगैरह से मिलता है। प्रोटीन दाल उल से मिलता है। तो ये सब आपके भोजन के जरिए लार्ज अमाउंट में मिल सकता है और लेते हैं, समझ गए, जो बॉडी को एनर्जी के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। लेकिन माइक्रो जो होता है यह आपके भोजन से बहुत कम मिलता है। यह आपके इससे जो होता यह है कि आपके हर एक बॉडी के ऑर्गेन को ग्रोथ मिलता है, समझ गए। तो जैसे विटामिन्स और अन्य खनिज जो होता है वह माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल होता है, समझ गए, माइक्रो का। लेकिन ये प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है यह आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के उदाहरण है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें से विटामिन नहीं होगा, यही आंसर होगा। बाकी अगर माइक्रो पूछता तो माइक्रो हमारा विटामिन हो जाता, समझ गए। तो ये मैक्रो और माइक्रो में ध्यान रखिएगा, समझ गए। यहाँ पे एक जगह पर आई रहेगा तो माइक्रो हो जाएगा और ए है तो मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में चाहिए और माइक्रो मतलब छोटा अमाउंट में मिलता हो। तो विटामिन ऐसा थोड़ी ना है कि भर भर के मिलता है, यही चीज़ है, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोलुबल विटामिन है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो आपको पहले से पता है कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के और ई और साथ में ए वो और लिखिएगा के। ये चारों जो है फैट में घुलनशील है, वसा में, समझ गए। तो वसा अब इसमें तीनों जब ये आपका फैट में घुलनशील है तो बच तो गया यही। तो विटामिन बी और सी जो है आपके जल में घुलनशील है, ठीक है। आगे चलिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा तो फायदा मिलेगा, वरना घूमते रहिएगा। आपके यहाँ पे प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके यहाँ पे, देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। तो आपको बताना है कौन से खाद्य पदार्थ से जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा मिलती है, इन चारों में से बताना है। तो माय डियर विटामिन ए का जो सबसे मात्रा होता है ना, वह तेल उल वाला जो सामान होता है ना, खासकर जो सनफ्लावर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपके विटामिन ई पाया जाता है, सूर्यमुखी के जिसको हम लोग फूल कहते हैं, समझ गए। आगे चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होता है, कितना बार बता चुके हैं, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और नाइट ब्लेंडलेस विटामिन ए की कमी से, बी और ए सी, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है ना। 5वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में आ रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है। बच्चे को पूरक आहार कंप्लीमेंट्री फीडिंग कब से शुरू कर देना चाहिए। मतलब बच्चे को पूरक आहार कब से शुरू करना चाहिए, पैदा होते ही, 6 माह की उम्र पर, 1 वर्ष की उम्र पर, 2 वर्ष की उम्र पर। तो पूरक आहार का मतलब होता है कि स्तनपान जब अपने आखिरी महीने में हो, मतलब स्तनपान की उम्र क्या है, एकनिष्ठ स्तनपान का उम्र क्या है, 6 महीने तक विदाउट किसी चीज़ को स्तनपान सिर्फ कराना चाहिए, वो एकनिष्ठ स्तनपान होता है। कम्प्लीमेंट्री पूरक आहार का मतलब होता है कि जो है स्तनपान के साथ में कुछ ऊपर से आहार दिया जाता है, तो वही पूरक आहार होता है। तो यह 6 माह की उम्र पर शुरू करनी चाहिए कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, समझ गए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है। कौन सा टिश्यू को हमारे जो है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, पोषक है जो हमारे पोषक मतलब ऊतकों को मरम्मत करता है ऊतक क्षतिग्रस्त होने पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन जो है हमारे क्या करता है कि यह जो है हमारे बॉडी में टिश्यू को रिपेयर करता है, प्रोटीन, समझ गए। आगे चलिए, आगे के लिए एक और ज़बरदस्त प्रश्न आपके सामने है।
सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? डेंगू बीमारी का इनमें से कौन सा लक्षण है जो नहीं है? तो तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, जोरों में दर्द। तो डेंगू का जो राइट आंसर हल्का बुखार नहीं हो। डेंगू में तेज बुखार के साथ में जोरों में दर्द भी होता है, आंखों में दर्द भी होता है, और अगर यहाँ पे ब्लीडिंग रहता ना तो ब्लीडिंग भी राइट आंसर होता है। हेमोरेजिक फीवर भी होता है जिसमें रक्तस्राव भी होता है। समझ गए? तो राइट आंसर ए लक्षण नहीं है हल्का बुखार, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे नंबर देखिएगा माय डियर, यहाँ पे कहता है वीबीएम का पूर्ण रूप जो है बताना है। ठीक है, वीबीएम का, चलिए वीबीएम का पूर्ण रूप बताते हैं। वीवीएम का जो फुल फॉर्म है आपके सामने है माय डियर। वीवीएम का जो फुल फॉर्म है ऑप्शन जो है आपके बी होंगे। ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है वीवीएम का फुल फॉर्म। आगे देखिए, 9 माह के उम्र पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? यानी आपको बताना है कि 9 माह के उम्र पर विटामिन ए का कितना डोज दिया जाता है। तो आपको पता है विटामिन ए का शुरुआती यह डोज होता है और यह जो है 1 लाख जो है इतना आयु दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तो 9 माह की उम्र पर ऑप्शन नंबर बी है आपका, पता है ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए। कहता है माय डियर कि किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से अगर संक्रमण मुक्त करना है तो किस पदार्थ का जो है उपयोग किया जा सकता है? मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी, सीधा समझिए, यहाँ पे कोरोना वायरस दे दिया है, बट अगर हमको नॉर्मली किसी भी संक्रमण को अगर किसी सतह से संक्रमण मुक्त करना है तो किस रासायनिक पदार्थ का जो है हम लोग उपयोग करेंगे? तो फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल, देख लीजिए, ग्लूट्रिल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइट होगा। ठीक है, अगर आपको कोरोना से अगर मुक्त करना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आगे के प्रश्न है। आगे कहता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, इसी ही हम लोग MDRT कहते हैं। MDRT थेरेपी यही होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? मतलब MDRT किसी को चलता है तो उसमें कितने समय तक जो है यह जो है इलाज चलता रहता है? तो माय डियर ऑप्शन नंबर कितना होगा आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका राइट आंसर जो है कम से कम 20 से 24 माह। कितना? कम से कम 20 से 24 माह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे भी आपको हम बताते हैं। सॉरी माय डियर, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो MDRT होता है ना, MDRT जो होता है, MDRT इसकी इलाज की जो अवधि है वह कम से कम जो है 24 से 27 माह। कितना? 24 से 27 माह MDRT मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट का जो होता है वह कम से कम 24 से 27 माह। ठीक है, आगे देखिए, कहता है गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? आपको पता है कि एक गर्भवती महिला होने के बाद जो है उसे 2 टिटनेस टॉक्साइड के कम से कम टीके लगवाने चाहिए। दोनों टीके के बीच जो है कम से कम कितना समय अंतराल रखनी चाहिए? कम से कम 4 सप्ताह, जिसको हम लोग 1 महीने कहते हैं। तो कम से कम जो है 1 महीने का जो है आपको गैप रखनी चाहिए। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे हम लोग आगे चलते हैं। ओके, चलिए, आगे है माय डियर, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो जन्म के समय आपको पता है BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी का टीका, यही तीनों टीका तो जन्म के समय दिया जाता है, पता है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने है, खूबसूरत प्रश्न है। कोविड-19 बीमारी का कारण क्या होता है? तो कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस, एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपको पता है 206 हड्डियां होती है। ठीक है, ये भी आपको पता है, समझ गए। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि टीबी के जांच के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो वह मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। डिप्थीरिया के लिए 6 टेस्ट होता है। VDRL जो है सिफिलिस या यौन रोग के लिए आता है, पता है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए और समझिए तो आपको जो है ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे चलिए, 17 नंबर का प्रश्न है। कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है लीवर है, यकृत है। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टिस जो है वह मेल में पाया जाता है, जिसे वृषण कहते हैं, समझ गए। यह टेस्टिस जो होता है माय डियर, वह जो है
कौन सा हार्मोन बनाता है, आपको पता होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ठीक है, कौन से हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है बनाता है। ठीक है ना, कौन से हार्मोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब आगे प्रश्न है आपका 19 नंबर का प्रश्न है माय डियर आज का। कहता है कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित स्टोर होता है, मतलब लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस रूप में संग्रहित होता है। तो आपको पता है लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। किस रूप में, तो लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 20 नंबर है, किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं। तो माय डियर, अगर आपके गांव में, आपके समुदाय में संक्रमित की कोई भी संक्रमित रोग का पहला अगर रोगी मिलता है, फर्स्ट केस अगर वह रहता है, तो उसे प्राइमरी केस कहते हैं, प्राथमिक केस कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर रखना है। ओके, आगे चलिए। 21 नंबर का प्रश्न है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। क्या आपको नहीं पढ़ा है स्वास्थ्य दिवस वाला में कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये पर दोनों पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे कहता है माय डियर, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो ये सब तो पहले का ऑप्शन है। ठीक है, ये सब पहले का ऑप्शन है। आपको अभी नाम बताना है कि अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति छोड़िए क्योंकि यह जीके का प्रश्न हो जाएगा। तो आपको बताना है कि वर्तमान में अभी जो है भारत के जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ठीक है, बिहार के तो स्वास्थ्य मंत्री जानते हैं, भारत के जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है आप बताइए, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, तो आप लोग जरूर बताइए। समझ गए, तो आप लोग इसको जो है जरूर बताना। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, कहता है एमटीपी एक्ट जो है कब लाया गया। एमटीपी एक्ट है, समझ गए ना, एमटीपी एक्ट होता है, समझ गए, मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी होता है एक्ट होता है एमटीपी, उसको भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया। जो क्या करता है, इलीगल एवर्सन जो संस्था करता है या जो आदमी करवाता है, तो उसके ऊपर यह कानून दंड के प्रावधान करता है। तो एमटीपी एक्ट 1971 में आया, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है, मतलब भारत से खत्म होने का जो है आपको आवाज दिया जा चुका है। तो वह पोलियो रोग है जो भारत से उन्मूलन किया जा चुका है, पोलियो फ्री घोषित किया जा चुका है। और ये भी पढ़ा चुके हैं कि पोलियो फ्री भारत कब घोषित किया गया, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे 25 नंबर का प्रश्न है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने किया था। तो हरित क्रांति जो कि आपको स्वास्थ्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसको जो है किसने किया था, भारत में आह्वान मतलब शुरू किसने किया था। तो एमएस स्वामीनाथन ने, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, 26 है, भारत स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि यह महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को 2014 को शुरू किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म याद रहेगा, बाकी ये याद रखना है कि किस ईयर में। तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया। समझ गए, आगे चलिए। आगे है प्रश्न है माय डियर, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। अब ग्लोबल वार्मिंग आपके जो है साइंस के लिए, मेडिकल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है। तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट है। समझ गए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है। तो माय डियर कहता है कि मुंह के माध्यम से और मल के रास्ते से कौन सा बीमारी है जो नहीं फैलता है। तो टाइफाइड फैलता है, बिल्कुल फैलता है, क्योंकि आप दूषित भोजन करते हैं, उससे यह आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड में, तो आंत से तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। हेपेटाइटिस ए भी मल और मुंह दोनों से फैलता है, हैजा भी मल और मुंह दोनों से फैलता है। तो इनमें से खसरा ही एक ऐसा रोग है जो ये आपके ओरल फीकल से नहीं जो है फैलता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न अब आपके हमारे सामने आ चुका है। कहता है दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। दस्त रोग क्या होता है, मुंह से बहुत ज़्यादा पानी जाना, मल के रास्ते से बहुत ज़्यादा पानी जाना। तो यह दस्त रोग का जो प्रमुख कारण मृत्यु का होता है वह होता है डिहाइड्रेशन होना। इतना न ज़्यादा मुंह और मल के रास्ते पानी जाता है कि बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, और जिसके कारण मृत्यु हो जाता है वो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है,
30 नंबर है, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसमें सबसे प्रमुख जो उसके मृत्यु का कारण माना जाता है वह क्या माना जाता है? तो यह भी पढ़ा चुके हैं पहले। निमोनिया एक ऐसा रोग है जो बच्चे को क्या करता है, पूर्ण तरीका से प्रभावित करता है और इसके कारण डेथ होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। समझ गए? अब चलिए आगे 31 नंबर की प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक-एक प्रश्न बहुत अच्छा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बढ़िया ही प्रश्न होगा, ठीक है ना? आगे चलिए। बच्चों में समान कैपिलरी रिफिल समय नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है? तो आपको पता है नॉर्मल कैपिलरी फिलिंग टाइम कितना होता है बच्चे में? तो ये पहले पढ़ा चुके हैं, 3 सेकेंड से कम समय में जो है कैपिलरी रिफिल टाइम बच्चे में होता है। ओके, सभी मिक्स क्वेश्चन था, आपको मजा आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए मिलेंगे इसी प्रकार के और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।